एनवीएस के प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस पर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है और काफी बार क्वेश्चन आया हुआ भी है। कैसे लिखोगे, कैसे समझोगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चैप्टर है आपका फर्स्ट ईंटें, मन के और अस्थियां, और टॉपिक है उसमें मोहरे, लिपि और बाट। इस पर बड़ा क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता में मोहरे, लिपि और बाट की उपादेयता पर निबंध लिखिए। मोहरे, लिपि और बाट की प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। किस प्रकार की मोहरे थी, क्या यूज था उन मुद्रांकनों का, क्या लिपि थी और किस प्रकार के बाट ये लोग यूज में लेते थे। एक एक चीज को एकदम हम अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते मोहर। मोहर समझ गए? जैसे आज भी आपके स्कूल की सील होती है ना, हम कोई भी अटेस्टेड करवाते पेपर, गजेस्टेड ऑफिसर का जो है उस पर सील लगती है, उसी को कहते हैं मोहर। पहले हड़प्पा सभ्यता के समय में हमें सिक्के नहीं मिलते, मोहरें मिलती है, जिसको सील से आप पहचानते हैं। सील होती है ना सबकी, उसी को मोहर कहा गया है। उस मोहर का अंकन मुद्रांकन कहलाता है। आपकी बुक में एक शब्द दिया हुआ है, क्या शब्द दिया हुआ है? मुद्रांकन। उसका क्या मीनिंग है? ये जो छाप उसकी पड़ रही है ना, ये देखो, यह छाप उसकी पड़ रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम मुद्रांकन कहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि मोहरों का यूज क्या था। एक एक चीज करेंगे, फिर लिपि पे लिखेंगे, फिर बाट पे लिखेंगे। क्वेश्चन आता है मोहरे, लिपि और बाट पर पूरा एक साथ बड़ा क्वेश्चन, तो नंबर 1 लगाओगे मोहरे और मुद्रांकन का प्रयोग। मोहर क्या काम आती थी? तो लंबी दूरी तक हमें कोई माल भेजना है ना, तो लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए, लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए मोहरों का प्रयोग होता था। सुविधाजनक बनाने के लिए मोहरों का प्रयोग। किसका प्रयोग? मोहरों का प्रयोग। मोहर व मुद्रांकन, इनका प्रयोग होता था। मोहर और मोहर से हम क्या करते थे? छाप लगाते थे। मुद्रांकन का प्रयोग जो है होता था। देखो, जैसे आज आप मान लो कहीं कोई बाहर रह रहा है, मेरा बेटा दिल्ली रह रहा है, मुझे कोई सामान भेजना है, तो मैं पार्सल लेऊंगी, उसमें सामान पैक करके और उसको पूरा पार्सल करके भेज देंगे, तो बीच में छेड़छाड़ नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से हजारों साल पहले हमारे जो पूर्वज थे, हमारी जो सभ्यता के वंशज थे, वो देखो इतने इंटेलिजेंट थे। वो क्या करते थे? कोई भी माल लेते थे, कोई भी सामान लिया और इस प्रकार से गठरी के अंदर डाल देते थे। ये गठरी है, गांठ है, गांठ, थैला है, थैला, ऐसे समझो एक थैला। इस थैले के अंदर क्या कर दिया उन्होंने? अपना माल रख दिया। उसके बाद इसके ऊपर क्या लगा दी? थोड़ी सी मिट्टी लगा दी। देखो, ये ब्राउन कलर से मैं आपको क्या बता रही हूँ, मिट्टी लगा दी। इसके गीली मिट्टी मोहर पर इधर लगा दी, मुंह पर, फिर ये छाप लगा दी। गीला होगा तभी तो छाप दिखेगा। एक थैला ले लिया, उसमें सामान भर दिया। इसको मैं और इजी वे में आपको दिखाती हूँ। तो आपके चित्र वहां का मिला जो है, मान लो ये एक थैला ले लिया, गठरी ले ली, इसका मुंह बांध दिया हमने रस्सी से। ये क्या है? रस्सी है। ये क्या है? थैला। अब इसमें मुझे कुछ भी सामान भेजना था, वो मैंने सामान डाल दिया। अब मैंने क्या करा, इस थैले का जो मुंह है, ये पूरा यहाँ पर मैंने गीली मिट्टी लगा दी। गीली मिट्टी होगी तो कोई भी छाप लगाऊंगी तो दिखेगी ना भाई। उस समय वो इंक तो है नहीं, इंक पैड जैसे आज आप यूज करते हो वैसा तो था नहीं, तो गीली मिट्टी लगा दी। अब गीली मिट्टी लगा करके इस पर क्या लगा दी? ये सील लगा दी। यह सील जो है, यह सील लगा दी। इस पर कुछ लिखा हुआ है और एक जानवर का चित्र है। और अब ये सामान जाएगा। अब ये सामान जाएगा तो छेड़छाड़ नहीं होगी इसके साथ, छेड़छाड़ जो है नहीं होगी, और उसके ये सामान जो है बिल्कुल आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। आसानी से कहां पर? अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा, यानी जहां उसे जाना है गंतव्य तक क्या करेगा? वह पहुंच जाता है। तो यह बहुत, इससे क्या होता था? इजीनेस। जैसे पार्सल भेजते हैं तो कोई छेड़छाड़ नहीं करता, उसी प्रकार से बिना छेड़छाड़ के माल आगे तक पहुंच जाता था। अब यह जो सील है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, यह सील क्या बताती है? ये प्रेषक की पहचान बताती है। जैसे मैंने कुछ माल भेजा है तो मेरी सील है, तो प्रेषक की पहचान बताती थी। यही तो आंसर है आपका, पहचान। क्वेश्चन क्या है? मोहर और मुद्रांकनों का क्या प्रयोग था? तो क्या आंसर लिखोगे? आप लिखोगे लंबी दूरी का संपर्क जो है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए हड़प्पा वासी मोहरों का प्रयोग करते थे। थैले में सामान भरते, उसके मुख को रस्सी से बांधकर गीली मिट्टी लगा देते और एक छाप जो है लगा देते थे। मोहर से मुद्रांकन कर देते थे। विद्वानों का मानना है यह प्रेषक की पहचान को दर्शाता था। क्लियर है? एकदम अच्छे से समझ में आ गया। ये रोपड़ से मिला है, पंजाब से। अब चलते लिपि के बारे में। हड़प्पा की लिपि कैसी लिपि है? रहस्यमय लिपि। क्यों रहस्यमय क्यों है? मैं लिख रही हूं वह तो आप पढ़ पा रहे हो, लेकिन क्या मुझे यह पढ़ के कोई बच्चा बता सकता है क्या लिखा है? भाई बताओ पढ़कर, ये 8 है क्या? नहीं, ये 8 नहीं है, पता नहीं उनकी भाषा में ये क्या है। देखो, स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है। मैंने इतने सारे चिन्ह आपको दिखाए जो आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं।
ये रहस्यमय लिपि, ऐसा लिखावा मिला है। कहां पर? मोहरों पर, तांबे की छड़ों पर, अस्थि छड़ों पर, बर्तनों पर, सूचना पट्ट पर, खूब सारी जगह पर हमें ऐसा लिखावा मिला है। तो सबसे पहले तो लिपि पर जब क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है कि हड़प्पाई लिपि जो है वह एक रहस्यमय लिपि है। हड़प्पाई लिपि जो है वह एक रहस्यमय लिपि है क्योंकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। क्यों नहीं पढ़ा जा सका है? क्योंकि देखो ये चिन्ह है, क्योंकि इसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? रहस्यमय लिपि कहते हैं। देखो यहां पर हमें एक जानवर के चित्र मिल रहे हैं। ये कहां पर लिखा हुआ मिला है? हमें मोहरों पर लिखा हुआ मिल रहा है। ये मोहर है, ये सील है, इसके ऊपर लिखा हुआ है और नीचे जानवर बना हुआ है। इस तरीके से हमें यह मिलता है। ये एक बड़ा सा सूचना पट्ट भी मिला है हमें, उस पर भी लिखा हुआ है। क्या इसको पढ़ सकते हो? ये क्या लिखा है? ये उल्टा वी, रेक्टेंगल, पता नहीं क्या उन्होंने लिखा है। लेकिन जो अगर हम देखें तो हड़प्पाई मोहरें जो है उन पर कुछ न कुछ लिखा हुआ जरूर मिलता है। मोहर है, मोहर के ऊपर संक्षिप्त लेख है। हड़प्पाई मोहर पर एक पंक्ति में लिखा हुआ मिलता है। हड़प्पाई मोहरों पर जो लिखा हुआ मिल रहा है, लिपि हम कह रहे हैं ना, तो लिपि कागज पे तो लिखी हुई नहीं मिली, कोई किताब नहीं मिली। ध्यान रखना, हम लिपि की चर्चा कर रहे हैं। लिपि तो लिखने का तरीका कहलाती है, जैसे मैं आपको देवनागरी लिपि में पढ़ा रही हूं, तो वहां पे जो लिखा हुआ मिला है वह हमें लाइन में लिखा हुआ मिला है और ज्यादातर मोहरों पर लिखा हुआ मिला है। तो लिपि कहां मिली? हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा हुआ मिलता है। कहां पर? एकदम सीधी सी लाइन, ऐसे नहीं एक अक्षर इधर, एक अक्षर उधर, एक अक्षर इधर, ऐसे नहीं, ऐसे लिखा हुआ मिलता है यहां पर एक लाइन में। तो हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है, पंक्ति में लिखा हुआ प्राप्त हुआ, लिखा हुआ मिलता है। अब ये लेख कैसे? बिल्कुल छोटे छोटे, बहुत सारी बातें नहीं लिखी हुई। जैसे आज आपकी बुक है तो बुक में कितना सारा लिखा हुआ मिलता है, इतनी सारी रामायण महाभारत नहीं लिखी हुई, बिल्कुल एक एक लाइन, छोटी छोटी लाइन है, ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता। अब ये लिखा हुआ क्या है? तो देखो आज भी सील है, जैसे ये मेरा उत्कर्ष का लोगो है ना, आपकी स्कूल की सील है तो उस पर स्कूल का नाम होता है। तो आज विद्वान जो है वह अनुमान लगाते हैं, हम तो आइडिया ही लगा सकते हैं ना, तो हम लोग ऐसा आइडिया लगाते हैं कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अनुमान क्या है? अनुमान जो है वह क्या है? विद्वानों का अनुमान है कि यह मालिक का नाम और उसकी पदवी को दर्शाता होगा। मालिक का नाम और उसकी पदवी को दर्शाता होगा। आज भी देखो कोई ऑफिसर है तो उसकी सील है तो उसकी पोस्ट होती है और उसका नाम होता है। मालिक का नाम और उसकी पदवी को दर्शाता है। मालिक का नाम है और उसकी जो पोस्ट है उसकी पदवी को दर्शाता होगा। अब यहां तो ये तो लिखा हुआ मिला, मान लो इस तरीके से फिश के जैसा ऐसा कुछ लिखा। अब यहां पर तो जानवर मिला है ना, यहां पर तो हमें जानवर मिला है, तो ये जानवर क्या बताता है? तो विद्वानों का अनुमान है कि ये जानवर जो बना हुआ है, जानवर का चित्र हमें यहाँ पर मोहरों पर जो जानवर का चित्र मिला है वह क्या बताता है? अनपढ़ व्यक्तियों को उसका सांकेतिक अर्थ बताता है। अनपढ़ व्यक्तियों को सांकेतिक अर्थ यानी साइन दे रहा है। सांकेतिक अर्थ जो है वह बताता है। सांकेतिक अर्थ जैसे एक व्यक्ति वो पढ़ नहीं सकता कि भाई मालिक कौन है, लेकिन उसका जानवर वो पहचानता है। जैसे आज आप देखो हर हमारे इष्ट देव का कोई न कोई उसकी सवारी है ना, नंद नौंदिया महादेव जी की सवारी है, जानते हो ना आप। तो इस प्रकार से दुर्गा माँ शेर पर सवार है, तो जानवर को देखकर आप पहचान सकते हो कौन से भगवान है। ठीक उसी प्रकार हो सकता है कि वहां के भी अलग अलग लोगों का साइन होता होगा, अलग अलग जानवर। और यह जो जानवर है, जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, ऊपर लिखा हुआ तो उसका नाम नहीं पढ़ सकता, लेकिन जानवर से पहचान लेगा, तो यह अनपढ़ व्यक्तियों को मालिक का नाम साइन के रूप में, सांकेतिक रूप में दर्शाता होगा। चलो आगे क्या लिखोगे? हड़प्पा की लिपि जो है ज्यादातर उसमें कैसे लेख है? हड़प्पा की लिपि में को बहुत ज्यादा लिखा हुआ नहीं मिला है। अधिकांश लेख जो है वह बहुत संक्षिप्त है। जो भी लिखा हुआ मिलता है बहुत छोटा सा लिखा हुआ। अधिकांश लेख जो है वो बहुत छोटे से हैं, संक्षिप्त है। अगर मैं सबसे बड़े लेख की बात करूं, सबसे बड़े लेख में 26 चिन्ह हमें प्राप्त हुए। सबसे यहाँ पे क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, ध्यान रखना, सबसे बड़े लेख में कितने चिन्ह प्राप्त हुए? सबसे बड़े लेख में हमें 26 चिन्ह जो है वह प्राप्त हुए हैं। सबसे बड़े लेख में हमें 26 चिन्ह प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं क्या हड़प्पा की लिपि वर्णमाला थी? जैसे हमारे क ख ग घ ड़ च छ ज झ वर्णमाला है ना, अ से अनार, आ से आम, ये पूरी वर्णमाला पढ़ते हैं हम। क्या यहाँ पर भी इस तरीके से वर्णमाला होती थी? देखो वर्णमाला में शब्दों की लिमिट होती है, जैसे 52 हो गए या अल्फाबेट 26 है, लेकिन यहाँ तो 375 से 400 चिन्ह मिले हैं।
चिन्ह मिलते ही जा रहे हैं, मिलते ही जा रहे हैं। देखो काफी चिन्ह मैंने आपको यहां पर दिखाई, ये देखो इतने सारे चिन्ह वर्णमाला नहीं हो सकती। तो ऐसा जो आर्कियोलॉजिस्ट है उसका मानना है कि भाई ये तो नहीं पता, लिपि को पढ़ा तो नहीं जा सका, लिपि जो है क्या हमने उसको पढ़ा है, लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, है ना। लिपि तो इसीलिए हम कहते हैं रहस्यमय लिपि, लिपि पढ़ा, लिपि जो है पढ़ी नहीं जा सकी, नहीं जा सकी। लेकिन हम यह जरूर कह सकते हैं निश्चित रूप से वर्णमालीय तो नहीं, लेकिन निश्चित रूप से यह वर्णमालीय नहीं है, क्योंकि चिन्हों की संख्या बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसमें जो हमें चिन्ह मिल रहे हैं, चिन्ह उसकी संख्या कितनी है, चिन्हों की संख्या 375 से 400 मिल रही। चिन्हों की संख्या जो है 375 से लगभग 400 चिन्ह मिल गए और मिलते जा रहे हैं, 400 है। और जो बहुत ज्यादा है, जो कैसी है, बहुत ज्यादा, इतने सारे वर्ण नहीं होते, वर्णमाला के शब्द नहीं होते, बहुत ज्यादा चिन्ह मिल रहे हैं। तो फिर यह लिपि के बारे में हमें ज्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन देखो ये जो लिखा हुआ है ना, उसमें यहां राइट हैंड की तरफ बराबर अंतराल मिलता है, यहां पे थोड़ा संकुचित। अगर मैं यहां से लिखना शुरू करूंगी तो यहां से तो बराबर लिखूंगी, लेकिन यहां चलते चलते थोड़ा सा मेरा हाथ ऊपर चला जाएगा। मैं यहां से लिखना शुरू करूंगी तो यहां से सही लिखूंगी, वहां से थोड़ी सी टोन मेरी बदल जाती। तो इसी प्रकार से इस लिपि में हमें क्या चीज मिली है, देखो ये राइट हैंड साइड है ना, या दाईं ओर जो है, दाईं ओर हमें एकदम बराबर अंतराल, दाईं ओर अगर हम चलें तो ये जो चौड़ा अंतराल हमें मिलता है, गैप जो है बिल्कुल चौड़ा मिलता है, चौड़ा अंतराल मिलता है। लेकिन अगर हम बाईं ओर चलें तो यह संकुचित होता चला जाता है। जो क्या बताता है, संकुचित, इससे बताता है कि राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे, यानी दाईं ओर से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर तक लिखा जाता था, जो आज हम नहीं लिखते। आज हम इसके विपरीत लिखते हैं। हम कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन वो लोग इस तरीके से लिखते थे, यह भी क्लियर हो चुका है। देखो पढ़ा तो नहीं जा सका, लेकिन क्या क्या श्योर है, एक श्योर है कि ये वर्णमालीय नहीं थी, दूसरा ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, और तीसरा जो है अक्षरों की संख्या 375 से 400 मिले। सबसे बड़ा जो अभिलेख मिला है उसमें चिन्हों की संख्या 26 है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यह हमने इसकी लिपि के बारे में जाना। अब ये लिखा हुआ कहां कहां पर मिला, बहुत सारी चीजों पर। सबसे पहले तो मैंने आपको मोहर ही बताई है, सबसे पहले तो मैंने कह दिया भाई मोहरों पर लिखा हुआ मिला है। लिखावट कहां कहां पर है, तो हमें मोहरों पर लिखा हुआ मिला। फिर इसके अलावा सूचना पट्ट जो है, हमें एक प्राचीन सूचना पट्ट मिला है, उस पर लिखा हुआ मिला है, प्राचीन सूचना पट्ट मिला, जो आपको मैंने दिखाया है अभी, उस पर लिखा हुआ मिला। फिर अस्थि छड़ों पर लिखा हुआ मिला है, अस्थि छड़ यानी कोई हड्डियों की छड़े हैं, उस पर लिखा हुआ मिला है, अस्थि छड़े हैं जिस पर लिखा हुआ मिला है। फिर तांबे के औजारों पर लिखा हुआ मिला है, तांबे के औजार है उस पर भी लिखा हुआ हमें प्राप्त होता है। फिर बर्तन भांडे हैं, जैसे बर्तन है उसके मर्तबान के अम्वट पर यहां पर लिखा हुआ मिला। इसको अम्वट यानी इसका मुंह, ये बर्तन है और उसका मुंह, तो मर्तबानों के अम्वट पर लिखा हुआ मिला है, मर्तबानों के अम्वट पर भी लिखा हुआ मिला है। अम्वट यानी इसका मुंह, अम्वट पर भी लिखा हुआ मिला है। इसके अलावा हमें नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा हुआ हो सकता है, बहुत सारी वस्तुएं नष्ट हो गई है, नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा हुआ हो सकता है। वस्तुओं पर हमें बहुत सारी जगह पर, मोहरों पर, सूचना पट्ट पर, तांबे की छड़ों पर, अस्थि छड़ों पर, खूब सारी जगह पर लिखा हुआ मिलता है। इससे लगता है शायद लोग पढ़े लिखे थे। भाई इतना लिखा हुआ, आज आप कहीं पे भी जाते हो, रास्ते में पूरी दुकान पे लिखे हुए होते हैं नाम, वो पढ़ते हो, कोई बैनर लगा हुआ होता है, कोई एग्जीबिशन होती है, कोई प्रोग्राम होता है, तो आपको दिखता है कि हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन हो रहा है, तो सब आपको लिखा हुआ मिलता है। यानी जनता पढ़ी लिखी है, उसमें भी हमें इतनी जगह पर लिखा हुआ मिला है, तो लगता है शायद साक्षरता बहुत अच्छे लेवल की रही होगी। तो यह भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। चलो एक टॉपिक और करते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह है बाट। देखो इतने इंटेलिजेंट थे कि वस्तुओं को तोलते थे। यस, हमें तराजू का बना हुआ पलड़ा, देखो यह पलड़ा प्राप्त हुआ है, देखा है ना आपने, ऐसे इसको ताकड़ी जो हम कहते हैं, तराजू जो हम कहते हैं, वह भी हमें मिली है। और ये बाट दिख रहे हैं, ये बाट है, बाट। देखो इस पे कोई निशान नहीं है। आज हमारे स्केल जो बाट होते हैं उस पर सारे निशान होते हैं, स्केल पर निशान होते हैं, लेकिन इस पर कोई निशान नहीं मिले। लेकिन ये घनाकार है। देखो मैं आपको इमेज के साथ पढ़ा रही हूं ताकि आपको एकदम ऐसा लगे कि आप वहीं पर खड़े हो और उसको देख रहे हो। इतिहास को रटना नहीं है, ऐसा फील करना है कि हम वहीं पर खड़े हैं और उस सबको देख रहे हैं। जितना ज्यादा हो सके चित्रों को देखो, चित्र देखने से बहुत अच्छे से समझ में आता है। चलो बाट की बात करते हैं। तो बाट जो थे वह किससे बने हुए थे? हड़प्पा सभ्यता के जो बाट मिले सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बने हुए थे। एक पत्थर है उसका नाम क्या है? चर्ट। चर्ट नामक पत्थर के, सामान्यतः और भी पत्थर है लेकिन विशेष रूप से चर्ट से। और जो इसका विनिमय है यानी जो वस्तु का लेन देन है, मैंने कोई वस्तु ली, आपसे कोई वस्तु दी और ली,
भाई आज तो आप जाते हो शॉप पे, रुपए देते हो, 100 रुपए दिए और आपने अपने पेन खरीद लिए, जो भी आपको चाहिए था आपने खरीद लिया। लेकिन उस समय लोग वस्तु देते थे, वस्तु विनिमय होता था, लेकिन विनिमय बहुत ही परिशुद्ध और सूक्ष्म प्रणाली से नियंत्रित था। एकदम छोटे छोटे बाट मिले हैं, बहुत अच्छा स्केल मिला है, ऐसा लगता है इतना अच्छे से उन्होंने जो है नाप तोल व्यवस्था, माप, ये सब अपनाया था। तो विनिमय जो हो रहा था यानी लेन देन यानी ट्रांजैक्शन जो हो रहा था बहुत ही सूक्ष्म और परिशुद्ध पद्धति से नियंत्रित था। सूक्ष्म तथा परिशुद्ध यानी बहुत बढ़िया, एकदम सही, हम जिसको कहेंगे उसे कहेंगे सूक्ष्म तथा परिशुद्ध पद्धति द्वारा विनिमय जो है होता था, विनिमय जो है वह नियंत्रित था, विनिमय नियंत्रित था, बहुत ही सूक्ष्म और परिशुद्ध पद्धति के द्वारा विनिमय नियंत्रित था। अगर हम बाटों की बात करें तो बाट जो है वह किसी भी प्रकार से निशान से रहित थे, किसी भी प्रकार का निशान नहीं मिलता, किसी भी प्रकार के निशान नहीं है। बाटों पर क्या कोई निशान है? किसी भी प्रकार के कोई निशान नहीं, निशानों से रहित है। और अगर आकार की बात पूछे कि आकार कैसा है बाटों का, तो बाट जो है वह घनाकार मिले। अभी आपको शेप दिखाया था ना, बाट घनाकार है और कोई भी प्रकार से निशान से रहित है। लेकिन जो मेन आपको याद रखना है वह क्या है, इसका मानदंड यानी नापते कैसे थे, स्केल कैसे थी। तो अगर हम निचले मानदंड की बात करें, ये निचले मानदंड क्या होते हैं भाई? निचले मानदंड, मैंने लिखा निचला मानदंड। निचला मानदंड क्या होता है? जैसे मेरे पास बाट है, आज आप जो है कोई चीज लाते हो, 1 किलो की चीज लाए, 2 किलो लाए, लेकिन ग्राम में भी तो लाते हो, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 250 ग्राम, है ना, जिसे हम पाव, आधा किलो बोलते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ के जो निचले मानदंड थे यानी छोटे बाट जो थे वो द्विआधारी थे। देखो ये तो नहीं पता कि वो ग्राम है कि मीटर है कि सेंटीमीटर है कि लीटर है, ये नहीं पता, यूनिट क्या थी वह नहीं पता, लेकिन वो 2 के गुणक है, द्विआधारी यानी 2 के मल्टीपल है वह। जैसे कि एक बाट जो है निचले मानदंड कैसे है, शब्द क्या लिखोगे? द्विआधारी। अब इस द्विआधारी का मीनिंग क्या है वह समझो। द्विआधारी का मीनिंग है 2 के गुणक। जैसे एक बाट 1 नंबर का है, अब मान लो ये 1 किलो का है, 1 ग्राम है, कुछ भी समझ लो, अभी यूनिट तो हमें पता नहीं। अब 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4, इसको 2 से करो तो 4, 4 को 2 से करो तो 8, 8 को 2 से करो 16, यानी जो भी है वो 2 के गुणक है। 12,800 तक हमें जो है बाट मिले। यानी अगर आज आप बाट देखते हो 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, है ना, ऐसे बाट मिलेंगे आपको, 375 ग्राम का बाट नहीं मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी 2 के मल्टीपल के बाट है, यानी जो निचले मानदंड है, छोटे वाले निचले मानदंड द्विआधारी। समझना अलग बात है, एग्जाम में लिखना अलग बात है। समझ में पूरा आ गया? अब लिखोगे कैसे? निचले मानदंड द्विआधारी थे और ऊपरी मानदंड दशमलव पद्धति का अनुकरण करते थे। देखो आज भी जो ऊपर के हमारे बाट है, 1 किलो का है, 2 किलो का है, 3 किलो का, यानी 1000 ग्राम, 2000 ग्राम, है ना, दशमलव पद्धति का यानी 10 के मल्टीपल। निचले मानदंड द्विआधारी और ऊपरी मानदंड की बात करें तो दशमलव पद्धति का अनुकरण करते हैं। ऊपरी मानदंड कैसे है? तो दशमलव पद्धति, यानी ऐसा नहीं है कि हमारे पास 100 है फिर 150 है, ऐसे नहीं है। 150 हो सकता है, 175 नहीं होगा, यानी 10 के मल्टीपल है। दशमलव पद्धति, ऊपरी मानदंड दशमलव पद्धति का अनुकरण करते हैं। ऊपरी मानदंड जो है वो दशमलव पद्धति का अनुकरण करते हुए मिलते हैं। तो ऐसे हमें बाट जो है वह प्राप्त हुए। अब बात करते हैं हम बाटों का प्रयोग क्या होता था। छोटी छोटी बात, बहुत छोटे छोटे बाट मिले। आज भी देखो हम सोना लेकर आते हैं तो वो किलो में तो लाएंगे नहीं, ग्राम में ही लेकर आएंगे ना। तो कितना अच्छे से हम ज्वेलर्स को कहते हैं कि अच्छे से तोलना भाई, 1 ग्राम का भी फर्क पड़ता है। वो पूरा उसको एकदम एयर से प्रूफ करके उसको तोलता है ताकि 1 पॉइंट ग्राम का भी फर्क ना आए। तो यहाँ पर भी हमें बहुत छोटे छोटे बाट मिले, तो ऐसा लगता है छोटे छोटे बाट का प्रयोग क्या होगा? आभूषण को तोलते होंगे। आभूषणों को तोलने के लिए मनके जो हैं उनके मनके हैं, मनकों को तोलने के लिए, आभूषणों को तोलने के लिए इन छोटे छोटे बाटों का प्रयोग करते होंगे। तोलने के लिए इन बाटों का प्रयोग करते होंगे। हमें यहाँ पर धातु के बने हुए तराजू के पलड़े भी प्राप्त हुए हैं। धातु के बने तराजू के पलड़े भी प्राप्त हुए हैं। पलड़े भी हमें प्राप्त हुए हैं। पलड़े भी जो है प्राप्त होते हैं। यह दिख रहा है आपको, प्राप्त हुए हैं। यह एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा, आपको लिखना होगा कि धातु के बने हुए हमें तराजू, ये तराजू दिख रहा है, तराजू के पलड़े दिख रहे हैं। पलड़े यानी जिसमें हम चीज डाल करके तोलते हैं। तो धातु के बने हुए तराजू के पलड़े भी प्राप्त हुए। मैंने पूरा अच्छे से आपको मोहरे
लिपि और बाट को क्लियर कर दिया है। बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और बिल्कुल एज इट इज आपको लिखना है, पूरे में से पूरे नंबर, एक भी लाइन इसमें मिसिंग नहीं है कि आपका नंबर कहीं पर आधा भी कटने की जो संभावना हो। बिल्कुल ऐसे कैसे इसको लिखना है तो पूरे नंबर आपको अच्छे से मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।